हेलो स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय संसद द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। आज इस लेक्चर में हम राज्यसभा के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यद्यपि भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, दो सदन है, भारतीय संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संसद के दो सदन होंगे, जिनके नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। लेकिन साथ ही जो भारत का राष्ट्रपति है वो भी संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि भारत में संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। संसदीय शासन प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर घनिष्ठ संबंध को देखते हुए राष्ट्रपति को भी संसद का ही अंग माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो अध्ययन करेंगे कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा की महत्वपूर्ण शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो इसके नाम से ही जैसे प्रतीत होता है कि यह राज्यों का परिषद है। भारतीय संविधान के द्वारा यह प्रयास किया गया है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य होता है और राज्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली का अनुसरण करते हुए हम राज्यसभा में, या हमारे जो संविधान निर्माता है वो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि यह अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात आती है कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो संविधान की अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यानी कि जो 238 सदस्य हैं वो राज्यों का और इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। और साथ ही भारतीय संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान या जिन्होंने देश के लिए कुछ विशेष कार्य किए हों, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अर्थात वो निर्वाचन के द्वारा राज्यसभा के सदस्य नहीं बनते, बल्कि मनोनीत होने के पश्चात वो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 250 इनकी सदस्य संख्या है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों के और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जैसा मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि जो राज्यसभा है वो जनता का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करती है। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता।
ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जहां जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल वैकल्पिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उसका नाम विधानसभा के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना अनिवार्य है। पहले या हम कहें कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यसभा के सदस्य जिस राज्य से वो खड़े हो रहे हैं उस राज्य के नागरिक होने चाहिए, लेकिन बाद में यह व्यवस्था संविधान से हटा दी गई है। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आता है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो अब बात आती है कि प्रत्येक राज्य के द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं। तो भारत में अमेरिका की तरह समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में क्या है, वहां प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि उच्च सदन में भेजने का अधिकार है, लेकिन भारत में जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है उस राज्य से अधिक प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे और जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहां से कम प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। उदाहरण के लिए हरियाणा 5 प्रतिनिधि राज्यसभा में भेज सकता है, जबकि जो उत्तर प्रदेश है वहां से 31 प्रतिनिधि भेजने का उन्हें अधिकार दिया गया था। और अभी मैंने आपको बताया कि पहले व्यवस्था थी कि राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में उस राज्य का सदस्य होना या उस राज्य के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन 2003 में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर राज्यसभा सदस्य के लिए उस राज्य विशेष के अधिवेश की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया और साथ ही राज्यसभा के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। तो ये था राज्यसभा का गठन या संरचना कि कुल राज्यसभा के सदस्यों का संख्या क्या है और उनका निर्वाचन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि उन सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से सदस्य राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो सिंपल सी जो योग्यता वो तो है कि वो भारत का नागरिक हो और साथ में क्या है कि उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। देखिए लोकसभा के लिए सदस्य संख्या 25 वर्ष रखी गई है उनकी आयु, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु की जो सीमा है वो 30 वर्ष रखी है कि उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, विकृत मानसिकता का ना हो और उन समस्त योग्यताओं को रखता हो जो समय समय पर संसद के द्वारा निश्चित की गई हैं। जब बात आती है कार्यकाल की, तो देखिए जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है यानी कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होगा। ठीक है, और इनमें से क्या है कि पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यद्यपि 6 वर्ष है, परंतु उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि 1/3 सदस्य बाहर आ जाएंगे, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा और नए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होकर वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएंगे।
यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि संविधान के द्वारा राज्यसभा को एक स्थायी सदन बनाया गया था। न तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है और न ही राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ संपन्न होते हैं। अब इसके जो पदाधिकारी हैं, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है और राज्यसभा के जो सभापति एवं उपसभापति हैं उनको वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो विधानमंडल के अध्यक्षों को प्राप्त होते हैं, जैसे सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना, विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना इत्यादि। तो ये तो थे राज्यसभा के सब पदाधिकारी। हम कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब नेक्स्ट बात आती है राज्यसभा की गणपूर्ति की। गणपूर्ति की संख्या क्या रखी गई है? 1/10। ठीक है। अब नेक्स्ट है वो है राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। देखिए, राज्यसभा यदि जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा एक तरह से लोकसभा के सहयोगी सदन के रूप में कार्य करती है। जब हम संसद की शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो संसद की शक्तियों में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग लोकसभा के द्वारा किया जाता है। जब हम अभी राज्यसभा की शक्तियों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के पास नाम मात्र की शक्ति है। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी आ जाता है कि जो राज्यसभा है केवल नाम मात्र का ही द्वितीय सदन नहीं बल्कि शक्तियों के मामले में भी द्वितीय महत्व का सदन बनकर रह गया है। तो हम देखते हैं कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले आती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों से क्या अभिप्राय है? कानून निर्माण की शक्तियां। अब क्या है कि कोई भी विधेयक तभी कानून का रूप धारण कर सकता है यदि वो संसद के द्वारा पारित हो जाए। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के पश्चात ही वो विधेयक कानून का रूप धारण करता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात। लेकिन वास्तव में क्या है कि कोई भी अवित्तीय विधेयक है, ठीक है, यद्यपि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान शक्तियां हैं, अवित्तीय विधेयक है वो लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। और मान लीजिए यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कोई विधेयक मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया है, किसी भी प्रकार का यदि मतभेद पैदा हो जाता है, कहने को दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है, लेकिन मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और उस संयुक्त बैठक में क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है तो जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण जो डिसीजन है वो किसके फेवर में होता है? वो लोकसभा के फेवर में ही होता है। विधेयक जो एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन का जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर होता है और बहुमत किसके फेवर में जाता है? वो लोकसभा के फेवर में जाता है। सेकंड जो महत्वपूर्ण शक्ति आती है वो है संविधान में संशोधन की शक्ति।
अब जो संविधान में संशोधन की शक्ति है वो भी लगभग दोनों सदनों की शक्तियां बराबर की हैं। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जाए। हाँ, यहाँ पर यह व्यवस्था जरूर की गई है कि यदि मान लीजिए संविधान संशोधन में दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तब संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो वो संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। अब तक व्यवहार में 3 बार संविधान संशोधन के प्रस्ताव आपसी मतभेद की स्थिति में खारिज हो गए। तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति आती है वो है वित्तीय शक्तियां। देखिए, जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां गौण हैं। राज्यसभा को कुछ ही वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से राज्यसभा लोकसभा की तुलना में एक कमजोर सदन मात्र रह गया, क्योंकि जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, उसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। और लोकसभा में पास होने के पश्चात जब वो राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उस पर विचार विमर्श कर सकती है। वो केवल एक रिक्वेस्ट कर सकती है कि इन कमियों को दूर किया जा सके और राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही उस विधेयक को अपने पास रख सकती है। यदि वो नहीं भी पारित करती तो भी वो विधेयक पारित समझा जाता है। तो हम कह सकते हैं राज्यसभा के पास वित्तीय शक्तियां नामात्र की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी हैं कि राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है और यह महाभियोग तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदनों द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है। और राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो ये थी राज्यसभा की शक्ति। धन्यवाद।